हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इन न्यूटन्स के जो नियम हैं, जो उन्होंने 3 नियम दिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे या कुछ भी, अगर आप 10% भी सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो द लॉज ऑफ मोशन क्या था न्यूटन का? फर्स्ट लॉ उसको भी देखेंगे, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास क्या है। न्यूटन ने इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे अपने, उनके बारे में देखेंगे और लास्ट में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला है डायनेमिक्स। अच्छा, डायनेमिक्स तो हम देख रहे हैं क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोशन मींस डायनेमिक, जिसमें गति हो उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। और मोशन और डायनेमिक्स एक ही बात है, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, इन आवर एवरीडे वर्ल्ड एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। डायनेमिक्स एक फिजिक्स का ऐसा पार्ट है, ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में गति और उस पर कार्य करने वाले वर्किंग फोर्सेस के बारे में हमें बताता है। एंड व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ डायनेमिक्स? इसमें फोर्स, सब्जेक्ट, मास, एक्सेलरेशन, इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, पुल और पुश। जो मेजर ऑफ पुल और पुश है, उसे ही हम फोर्स बोलते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, okay, it has magnitude and direction both. That's why this is the vector quantity. And one more very important thing for a vector quantity, what was that? We learned in that particular lecture of vectors that कि वेक्टर्स जो होते हैं उन वो जुड़ने के लिए त्रिभुज के नियम का पालन करते हैं, सदिश योग का नियम पालन करते हैं, ठीक है, सदिश योग के नियम का पालन करते हैं। वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल रूल्स, उसके अकॉर्डिंग ही जुड़ेंगे। दो वेक्टर अगर है फोर्स के तो वो इसके अकॉर्डिंग जुड़ेंगे, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं। ओके, आई थिंक यू गेट माय पॉइंट। देन मास इज द मेजर ऑफ हाउ व्हाट द मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू चेंज ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, स्लगिनेस, और वी कैन से इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तरह से मास क्या है? मास इज अ मटेरियल, यू कैन से इनर्शिया, जड़त्व, जो किसी उसको अगर हम कोई काम करना है, कोई वर्क करना है, ठीक है, तो उसको हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए फोर्स की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स अभी मैंने बोला, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ पुल एंड पुश, देन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। एंड मे बी अ कांटेक्ट फोर्स और अ फील्ड फोर्स। अब फोर्स दो तरीके से भी होता है। एक तो कांटेक्ट, जैसे हमें बॉल को फेंकना है तो उसको हम अपने हाथ में कांटेक्ट में लिए रहते हैं, तब तक तो उसके पास उसको पकड़ते हैं, जब तक उसको, वो कौन सा फोर्स हो गया? कांटेक्ट। बट जैसे ही उसको हम छोड़ देते हैं तो वो कांटेक्ट फोर्स नहीं रहा, अब वो फील्ड फोर्स हो गया। अब उसके अंदर खुद का फोर्स है और उसके फील्ड में जो आएगा वो उसको कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर देगा। चार्ज है, चार्ज में भी अपना एक फील्ड फोर्स है, ठीक है। या किसी को हम किक कर रहे हैं, किसी बॉल को, फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो फुटबॉल में एक कौन सा फोर्स? फील्ड फोर्स है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब सिंपल सी बात है, कॉन्टैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में जुड़ा होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। बट फील्ड फोर्सेस में किसी तरह का कोई जरूरी नहीं जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, कई सारे फोर्सेस हैं, ये किसी ने एक निश्चित एक मिनिमम डिस्टेंस पे कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है तो उसका एक हाँ रेडियस होगा कि इस रेडियस के अंदर ही इसका इफेक्ट रहेगा, उसके बाहर इफेक्ट लगभग जीरो हो जाता है, जिसको हम नल कहते हैं, ठीक है। देन फोर्सेस के कई प्रकार भी हैं, देखिए कई टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आर्किमिडीज फोर्स हो गया, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग, नॉर्मल, इन सब के बारे में हम कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, आई थिंक, जो गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं, हर पिंड एक दूसरे के ऊपर लगाता ही है, चाहे वो एक इंसान का दूसरे इंसान से हो, या इंसान का धरती के साथ, या धरती का किसी और ग्रह के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। देन आर्किमिडीज फोर्स, ओके, ये क्या होता है? जैसे
किसी भी वस्तु को अगर हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी तरल में यानी कि किसी लिक्विड में डालने की कोशिश करें, उसमें रखने की कोशिश करें, तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा हो, आपको महसूस हुआ होगा जरूर से कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता होगा, वो अंदर नहीं जाएगा इतनी आसानी से। तो इस टाइप के फोर्स को आर्किमिडीज फोर्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कुलाउन बल, और इंग्लिश में बोलेंगे बायोन फोर्स। आई डोंट नो माय प्रोनाउंसिएशन इज राइट और नॉट, यू कैन चेक इट, ओके। देन फ्रिक्शन फोर्स सबको पता है, जब कोई सतह किसी सतह के साथ संपर्क में आती है और उसको सोचे कि गतिमान कर ले एक सतह के साथ दूसरी सतह को, तो एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं, घर्षण जिसको बोलते हैं, उस विस्थापन का विरोध करते हैं। देन टेंशन, टेंशन किसी रोप को खींच रहे हैं, तो वो रोप में कोई विस्थापन तो नहीं हो रहा है, बट वो टाइट होती चली जा रही है, उस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। देन स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो अपनी ओर हमें खींचती है, तो इस टाइप के फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। नॉर्मल फोर्स, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी है तो वह वस्तु अपने सतह के लंबवत यानी परपेंडिकुलर उस पर अपना एक फोर्स लगाती है बैलेंस करने के लिए, उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, वेक्टर नेचर ऑफ फोर्स, वो कैसा होता है? सिंपल, हमने अभी पहले आपको बता दिया था कि जो फोर्स होते हैं वो वेक्टर एडिशन रूल का फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हम जोड़ते हैं। जैसे मान लो कोई तो फोर्स है परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ये कैसा है, प्लस 2f1 f2 cos थीटा, cos थीटा थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोस फोर्सेस, मींस उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी इजी। वो तो मान लो 90 हमने पहले बता दिया था। अब मान लो कोई जो हमारा रिजल्टेंट है उसका और f1 या f2 जिसके साथ हमें एंगल निकालना है उसके साथ निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसी रूल को देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कहने का मतलब, कोई वस्तु अगर कांस्टेंट मींस जस्ट पे है, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहती है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहा हूं मैं। देन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ओके, सेम चीज लिखा हुआ है, मींस कीप ऑन डूइंग व्हाट इट इज डूइंग, करते रहो जो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने एक लगा रखा है, ये देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एक फोर्स लगा बाहरी, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल बैरियर जो कुछ समझे, उसके कारण यहाँ पे देखिए पहले गतिमान था, बिल्कुल आराम से जा रहा था, बट यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, उसने न्यूटन के फर्स्ट लॉ का फॉलो कर दिया। कैसे? इस पर अनबैलेंस फोर्स लगा जिसके कारण इसकी जो इस पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ, और जिसके कारण इसकी स्थिति में इसकी अगर मीन्स ये मोशन में था तो ये क्या इसमें आ गया, देखो स्थिर हो गया ना, गिर गया बस। एंड अगर वो रेस्ट में होता और उस पर कोई फोर्स लगाया था तो वो मोशन में आ जाता। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। देन व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इधर से, बट दोनों केसेस में ये हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, वही सेम स्पीड से जा रहा हो, no friction, there is no friction, there is no external forces, then there will be no acceleration, but there will be a velocity. The net force is defined as the vector sum of the external all the external forces exerted on the object. मैंने भी बोला वेक्टर सम होना ही चाहिए अगर वो फोर्स है तो। if the net force is zero, force are balanced, अगर नेट फोर्स जो हम टोटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर उनका जो समीशन है वो जीरो आता है, वेक्टर सम जीरो आता है, तो जो हमारा बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, वो बैलेंस्ड है, संतुलित है। When forces are balanced, the object can be stationary. सिंपल सी बात है, अगर फोर्स बैलेंस हो गया तो ऑब्जेक्ट कोई मूवमेंट करेगा ही, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, नॉट एक्सेलरेशन, नो वर्क। देन मास एंड इनर्शिया, व्हाट इज मास, व्हाट इज इनर्शिया, मैंने बोला अभी इनर्शिया मींस जड़त्व। जड़त्व मींस क्या होता है, अगर कोई वस्तु है
वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगा, ठीक है। तो उसको उसका क्या बोलते हैं, जड़त्व। मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इनर्शिया, जितना ज्यादा वो जड़त्व यूज कर रहा है उतना ही उसका वो मास होगा। वी कैन से मास इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंजेस इन इट्स वेलोसिटी। ओके, अभी मैंने बोला ये चीज, मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्केलर क्वांटिटी एंड असाइनमेंट। इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सिंपल सी बात है, हम अगर कहेंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना है, इतना मास है, तो ये नहीं कहेंगे कि इस डायरेक्शन इतना है, इस डायरेक्शन। सिंपली हम बोलते हैं कि हाँ इस वस्तु का ये द्रव्यमान है, बस कोई डायरेक्शन नहीं करानी है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ऐसे ही फोर्स का जो ऐसा यूनिट क्या था, न्यूटन, हमने पहले ही पढ़ लिया था उसको, एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Then Newton's second law. What is the second law? Acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. तो समझ आ रहा है? सिंपल सा उन्होंने बोल दिया था कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है उस पे, एंड जो उसका मास होता है, मास हमने क्या बोला था, इनर्शिया। आप सिंपल सी लॉजिक आप ये सोचिए, अगर इनर्शिया क्या हमने पढ़ा था कि वो मूवमेंट का क्या करता है, विरोध, ठीक है, वो अपने स्थिति में चेंज नहीं चाहता है, तो जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ही कम वो उसका क्या होगा, चेंज होगा, एक्सेलरेशन में उतना ही कम होगा अंतर उतना ही कम वो एक्सेलरेट होगा। तो ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखिए, आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे जितना ज्यादा स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगाने के बाद हम उसको एक्सेलरेट कर पाएंगे, और जितना कम वहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उतनी इजीली हम उसको खींच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया कम होता है। मैंने यहाँ पे इनर्शिया से रिलेट कर दिया है, बट यहाँ पे इनर्शिया नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इनर्शिया के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा पत्थर लीजिए और छोटा सा पत्थर लीजिए। बड़े पत्थर को लुढ़काने में ज्यादा दिक्कत होगी, छोटे पत्थर को आराम से लुढ़का सकते हैं, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, मीन्स उसका मास कम है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो डिपेंड करता है किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। देन यूनिट ऑफ फोर्स, अभी मैंने बोला किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ये हो गया ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसको अगर हम एमटीएस जो सिस्टम उसमें लिखें तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितने टाइम, 9 मीन सीजीएस जो हमने पढ़ा था, बताइए कितना होता है, 10 टू द पावर हाउ मच, 7। ओके गुड। देन ये एक यूएस कस्टमरी यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड। पाउंड में क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 0.225 पाउंड। ओके, चलिए ये तो मान लीजिए यूएस में चलता है, यहाँ पे इंडिया में किलोग्राम चलता है, अपना ग्राम किलोग्राम। ओके, मोर अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ, इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यू मस्ट बी, फैक्ट्स नहीं है ये, कहेंगे एप्लीकेशंस हैं, हमारे डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यू मस्ट बी सर्टेन अबाउट व्हिच बॉडी वी आर अप्लाइंग इट टू। ओके, ये बहुत ही जरूरी है कि हम किस बॉडी पे यूज कर रहे हैं फोर्स। ऐसा नहीं है कि आप यूज कर रहे हैं दीवार पे, सोच रहे हैं फर्श हिलेगा, ऐसा नहीं है। तो हमें देखते रहना है, ठीक है, किस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एफिनिट मस्ट बी द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेस, तो मान लीजिए बता दिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए। ओनली फोर्सेस दैट एक्ट ऑन दैट बॉडी आर टू बी इंक्लूडेड इन द वेक्टर। अब मान लीजिए हम, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, केवल 3 पे, तो चौथे को हम फोर्स नहीं लगा रहे, तो उसको हम रखेंगे भी नहीं, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेट फोर्स कंपोनेंट अलोंग एन एक्सिस गिव्स राइज टू द एक्सेलरेशन अलोंग दैट सेम एक्सिस। अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में 4 लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स एक साथ जुड़ के एक मेगा फोर्स दे देगा, मतलब कि ज्यादा मैक्सिमम फोर्स देगा, जितना ज्यादा उसको मूवमेंट कराया जा सकेगा वो कराएगा। देन कुछ एक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, सैंपल प्रॉब्लम है। 1 or 2 forces act on a puck that moves over frictionless ice along an x-axis in one dimensional motion। ठीक है, एक कोई वस्तु है, उसको भाई हमने फोर्स लगाया और वो केवल एक फ्रिक्शनलेस जो हमारा एक आइस का टुकड़ा है उस पे मोशन कर रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वो भी यूनिडायमेंशनल मोशन है। The puck's mass is 0.2 kilogram and force F1 and F2 are directed along the x-axis and have magnitude F1 equals to 4 Newton, F2 equals to 2 Newton।
force F3 is directed at angle theta equal to 30 degree and has magnitude F3 1 Newton. In each situation, what is the acceleration of the puck? 3 केस दिए हुए हैं आपको। एक केस में क्या है F1 लगाया जा रहा है, एक केस में F1 F2 लगाया जा रहा है, एक केस में F1 F2 एंड F3 लगाया जा रहा है, F1 नहीं यूज किया जा रहा है। देखो तो फर्स्ट केस में हम इजीली कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू ma, m हमें पता है, a फाइंड आउट करना है, f पता है, इजीली निकल आएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस केस में सेकंड वाले में क्या निकालना है, F2 F1 पता है, तो यहाँ पे देखिए F1 इज ग्रेटर देन F2, तो डायरेक्शन होगी क्या होगी, F1 की डायरेक्शन होगी वो भी कितना, F1 माइनस F2, फोर्स लगेगा मींस 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, देन m 1 के बराबर कर देंगे, वहां से हम a निकालेंगे। इस केस में क्या करेंगे, वेक्टर सम रूल लगाएंगे। हमारा वेक्टर रूल क्या बोलता है, कैसे दो वेक्टर्स को हमें जोड़ना है, अंडर रूट F1 mod of F1 square plus mod of F2 square plus 2 mod of F1 F2 cos theta. Theta is the angle between two यानी कि both of the vectors. Okay, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाएंगे, वहां से हमको एक्सेलरेशन मींस फोर्स, नेट फोर्स मिल जाएगा, उसको ma के इक्वल कर देंगे, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। इजी है, बहुत इजी है, नो टेंशन, कोई टेंशन की बात नहीं। चलिए, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, कैसे एक ग्रह का दूसरे ग्रह के बीच में लगता है, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ, या एक आदमी का दूसरे ग्रह के साथ, या एक कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी न किसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स लगा रहा है। हाँ, भले ही वो बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो, बट लग रहा है। और उसके एक्सप्रेशन कितने दिए, न्यूटन ने दिए, जो कि था Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 into 10 to power minus 34। इसका यूनिट कितना होगा G का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डायरेक्शन इज पॉइंटिंग डाउन। अच्छा, इस केस में है देखिए, ठीक है, धरती पे हर हम सभी पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, इसलिए हम धरती से चिपके हुए। अगर ये फोर्स ना हो तो हम इधर उधर उड़ने लगे ऑटोमेटिक, पता नहीं कितनी घटनाएं होंगी पर डे, या हो सकता है उसी पड़े हम तक ढल गए होते, कुछ भी पॉसिबल है। अब देखिए, चंद्रमा पे लोग जाते हैं, वहां पे फोर्स कम है, इसलिए वहां पे उछल उछल के आगे आदमी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो हमको चाहिए, जिस हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ है, जिस हिसाब से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे माहौल नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स यूज करके हमें जंप करते हुए जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे हम इजीली आसानी से वो कर पाते हैं। What is weight? Weight is the magnitude of gravitational force acting on the object of mass m. Okay, कोई भी प्लेनेट पे आप जा रहे हैं, किसी प्लेनेट जैसे कि अर्थ ले लीजिए, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो अर्थ हम पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उस फोर्स की जो हम मेजर करते हैं, तो उस फोर्स का मेजरमेंट ही क्या है, वेट, और उसका फॉर्मूला था W = mg। क्या है, उस प्लेनेट के द्वारा हम पे लगाया गया एक एक्सेलरेशन, फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, उसकी वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज ये हम इसको अगर यूनिटी कर दें, इसको इसको अगर, या फिर ये समझे कि W = mg, m कोई वस्तु है, उस पर mg तरह से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लगभग 9.8 होती है, और इसको डिपेंड करता है लोकेशन पे। जैसे कि अगर आप पोल्स पे चले जाएं, तो वहाँ पे जी की वैल्यू बढ़ जाती है रीजन, क्योंकि वहाँ पे रेडियस जो है कम है, कुछ चपटी है ध्रुवों पे। ठीक है, बाकी साइड में तो वो गोल, गोल क्या कहें, वो जियोड आकृति बनती है उसकी, जेड टाइप पे, ऐसे चपटी, फिर गोल, ऐसे फिर चपटी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू वहाँ पे लगभग वहाँ पे 10 मानी जाती है। Normal force. What is normal? Force from a solid surface which keeps object from falling through. ये एक ऐसा फोर्स है कि जो बैलेंस कंडीशन अवेलेबल कराता है। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल फोर्स ना हो, तो ये ब्लॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसका यही मतलब है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। सरफेस आपका अगर इंक्लाइंड है, तब भी उसके ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक, नेक्स्ट, टेंशन फोर्स। कोई दो व्यक्ति, कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आपस में किसी एक रस्सी, डोरी की सहायता से अगर खींचते हैं,
तो उन दोनों के बीच जो उस रस्सी में एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए किसी पुली में अगर खींचा जा रहा है तो उस टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पुली की ओर रहता है। मीन्स अगर ये F1 से खींच रहा है तो F1 की डायरेक्शन किधर होगी, इधर नहीं होगी, इधर होगी रस्सी। एंड अगर ये F2 से खींच रहा है तो F2 की डायरेक्शन इधर नहीं होगी, इधर होगी, जस्ट अपोजिट। रस्सी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अदरवाइज बना लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, हमेशा इक्वल रहते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ये क्या है, इफ ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इंटरेक्ट, कभी टकराते हैं, पास, the force exerted by object 1 on object 2 is equal in magnitude but opposite in direction to the force exerted by the object 2 on object 1। कुछ क्लियर हुआ? आई थिंक सिंपल सा है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये इनका थर्ड लॉ है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इक्विवेलेंट टू सेइंग अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ये भी कहते हैं कि सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऐसा होता तो इतने जो रूल्स रेगुलेशंस जो नियम आए हैं फिजिक्स में वो सब आते ही, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं हर चीज अपने आप में बैलेंस रहना चाहती है। तो अगर फोर्स आइसोलेटेड सिंगल फॉर्म में होता तो हमेशा वो ऑटोमेटिक गतिमान रहता, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्सेस कैन नॉट एग्जिस्ट। जैसे एक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बिना नेगेटिव के पॉजिटिव नहीं रहता, जितना पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं रह सकता। न्यूटन थर्ड लॉ, इसी के बारे में भी हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। F1 12 may be called the action force and F21 can be called as the reaction force. So we can say every action has an equal but opposite reaction force। अगर हम किसी पे एक्शन कर रहे हैं तो वो भी हम पे उतना ही रिएक्शन करती है बट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सम यहाँ पे देखिए रूल्स हैं, कुछ चित्र आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूले हैं, आप याद रखिए। नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, ये बहुत ही जरूरी होता है, इसको आना बहुत ही जरूरी हो जाता है हमको। जितने भी यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में या कहीं एग्जाम्स में भी, तो वहाँ पे एफबीडी बहुत ही जरूरत है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम से क्या होता है, ना ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसका हम फ्री बॉडी बनाते हैं और उसमें जितने फोर्स लग रहे होते हैं उन सबको हम ड्रॉ कर देते हैं एरो की मदद से। जैसे यहाँ पे देखो, इसको हम बॉक्स बना लेंगे, एफ ऊपर डब्ल्यू नीचे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको बैलेंस करने के बाद उसको सॉल्व कर लिया जाता है और हमारा इक्वेशन जो हमको फाइंड आउट करना है वो सब हम निकाल लेते हैं इजीली। और ये चीज, हाँ, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, डू नॉट अज्यूम द नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू द वेट। कभी भी जरूरी नहीं है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा वेट के इक्वल ही हो। अगर वो इंक्लाइन प्लेन पे है तो वेट के इक्वल नहीं होगा इस केस में। ओके, तो इसको हमेशा याद रखें। कुछ हिंट्स हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। प्रॉब्लम को पहली बात तो अच्छे से पढ़ो जरूर, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा गया है, तो उसका एक पिक्चर पहले खुद में तुरंत ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद उसको कॉपी पे उतार दीजिए, देन लेबल कीजिए, मीन्स मार्किंग कीजिए कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, ए बी सी डी जो मार्किंग करना है आपको, ठीक है। फिर ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद एफबीडी ड्रा कीजिए, वहाँ पे लगे फोर्स को दिखाइए, उसको बैलेंस कीजिए और देन सॉल्व कीजिए। एंड चूज अ कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तो फिलहाल हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे और जहाँ तक जरूरत होगा हम उसमें भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ही हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, डायरेक्ट ही वैल्यूज को पुट करेंगे, वो भी एक प्रकार से कोऑर्डिनेट में ही आ जाता है। देन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। देन सॉल्व द एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए और जो आपको फाइंड आउट करना है उसको निकालिए।
जब आप बैलेंस करेंगे तो अगर मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल हैं तो कम से कम 3 इक्वेशन तो बनेंगी। सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस टाइप में कभी कभी क्या होता है, आप कितना भी प्रैक्टिस की हो, कुछ ऐसा हो जाता है कि सॉल्व नहीं हो पाता है उस टाइम, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही हाई क्रिएट मत कीजिए, काम करके आराम से सोचिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कई भी विधियां हो सकती हैं। मैं तो बेसिक रूल्स ही अपने यूज करके सॉल्व करता हूँ। हो सकता है आपके पास कोई ट्रिक हो, कोई और रूल्स के आपने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, उनके थ्रू सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, उनको रखिए, बट बेसिक रूल्स के साथ में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे वो रूल्स काम नहीं करते हैं, बट बेसिक रूल्स बहुत इजीली आंसर दे देते हैं, तो हमेशा उसको साथ में रखें। ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम, सामने में जो वस्तु थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर इधर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो इक्विलिब्रियम में कहते हैं। अगर वो रेस्ट में या फिर कोई एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो साम्य में, ना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पे एग्जर्ट नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडल्ड एज जीरो, वो हमेशा जीरो होगा अगर वो इक्विलिब्रियम में। मैथमेटिकली एंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, हर चीज जीरो हो जाएगा एक्सेप्ट वेलोसिटी। जरूरी नहीं वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी सकती, बट कांस्टेंट होना चाहिए जिस भी केस में। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लैंप खड़ा है भाई जमीन पे, तो वो फोर्स लगा रहा है जमीन पे, कितना कुछ लगा रहा होगा। अगर मान लो द्रव्यमान उसका एम है, मास उसका एम है, तो एम जी लगा रहा होगा, और उस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा जो उसको बैलेंस कर रहा है। और अगर हम उसको तार से लटकाते तो उस पर टेंशन फोर्स लग रहा है जो उसको बैलेंस कर रहा है। तो हर हालत में यहाँ पे देखिए बैलेंस तो जरूरी होगा कहीं ना कहीं से। एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए, मान लीजिए दो, यहाँ पे देखो दो सिरे हैं, दो सिरों से लटका हुआ, कोई एंगल पे लटका हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक नियम चलिए जान लेते हैं, तो नया रूल है, उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है करंटली। अगर ये 53 है, ठीक है, 37, ये 90 हो जाएगा। इसको यहाँ से खींच दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 53, ये 37। देन ये एंगल कितना होगा, 90 प्लस 37, 90 प्लस 53, ये एंगल 90। अब यहाँ से हम एक रूल निकाल सकते हैं, F1 अपान साइन थीटा 1 इक्वल टू 2 अपान साइन थीटा 2 इक्वल टू 3 अपान साइन थीटा 3। तो F1 इसको ले लीजिए, अपान में ये F2 इसको ले लीजिए, अपान में ये एंगल, F3 इसको लीजिए, अपान में ये एंगल, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब उसके सामने वाला एंगल होना चाहिए, और ये आपस में सब बराबर होते हैं या इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये इसको, इस रूल का नाम मुझे जैसे अभी याद नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं याद आ रहा, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसका रूल जानना बहुत जरूरी है कि मेथड इसका क्या कहता है। तो मेथड बहुत जरूरी है, यहाँ पे साइन भी होता है, कॉस भी, दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि हम 90 माइनस कर देंगे तो कॉस हो जाएगा। तो साइन कॉस दोनों होता है, F1 अपॉन साइन 1 या F1 अपॉन कॉस 1। लेकिन अगर साइन ले रहे हैं तो टोटल साइन लीजिए, कॉस ले रहे हैं तो टोटल कॉस लीजिए। एग्जाम्पल एक देख, वही एग्जाम्पल है, सॉल्व किया गया क्वेश्चन, आई थिंक हो जाना चाहिए आपके। यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म का यूज किया गया डायरेक्ट। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, T1 मान लो हमको वो तरीका नहीं पता है, तो T1 cos थीटा, T2 cos थीटा, T2 sin थीटा, T1 sin थीटा, ये पता है। इसको आपस में जोड़ दीजिए, इसको आपस में जोड़ दीजिए, जितना है उसका फिर टोटल निकाल दीजिए ओवरऑल। एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में कब होती है, जब उसमें कोई फोर्स कार्य कर रहा हो। ठीक है, देयर मस्ट बी अ नॉन जीरो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब आप उसका बीडी ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फोर्स ऐसा बच जाएगा टोटल करने के बाद कि जीरो नहीं आएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। उस केस में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेशन मोड में बोलेंगे, कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। इसका एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। A man weighs himself as a scale in an elevator. While the elevator is at rest, he measures the weight of 800 Newton. What weight does the scale read if the elevator accelerates upward at 2 meter per second square? A equals to 2 meter per second square. उस केस में उसका वेट कितना होगा, आप बताओ। अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है, देखो आप ध्यान से, एन का मान वो ऊपर की ओर है, बट एम जी नीचे की ओर, तो एन माइनस एम जी किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा, क्योंकि ए से वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो वहां से जब हम एन निकालेंगे तो 624 न्यूटन आएगा, और उसको जब सॉल्व करके हम 800 न्यूटन जो दिया गया था उससे हम जब मास निकाले तो 80 न्यूटन आएगा। तो इस केस में कहते हैं एन इज ग्रेटर देन एम जी। और क्या कह रहा है कि स्केल रेट क्या होगा एलिवेटर का, कितना होगा, 624 न्यूटन। ओके,
इसके और नीचे अगर जा रही हो तो 624 न्यूटन। इस केस में भी सॉरी ये गलत है, नहीं मतलब सही है, ये हमारा n हो गया, लेकिन जो हमें पढ़ेगा वो कितना होगा 80 न्यूटन। और इस केस में इसको सॉल्व कर लीजिए, W अपॉन जो कुछ है यहाँ पे थोड़ा हमें लग रहा है गलत लिखा हुआ है, -2 ओके प्लस 9.8, इसको सॉल्व कीजिए तो कुछ कितना आएगा 7.8 इंटू 80, 7.8 इंटू 80 624, तो ऊपर अलग गलत है, 11.8 इंटू 80, ये होगा 944। ओके, यहाँ पे ये जो रीडिंग होगी अपवर्ड वाले केस में वो 944 होगी। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा 944। ओके, ये गलत है, सही कर लीजिएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक तो कर ही दीजिए, और अगर किसी और का ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, और अगर और इस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।